नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष पर स्पेशल शो वॉर का पूरा अपडेट हम आपको इस शो में देंगे। बताएंगे कि कहां तक बात पहुंची है ईरान और अमेरिका के बीच समझौते को लेकर। हम आपको बताएंगे कि क्या अमेरिका कह रहा है, क्या ईरान कह रहा है और इस बीच इजराइल का क्या स्टैंड है। लेकिन शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर से करते हैं। सवाल ईरान में आए भूकंप का है। बात ईरान में आए उस भूकंप की जिसकी वजह से ईरान और अमेरिका में बार बार सीज फायर टूट जा रहा है। पिछले एक महीने में हॉर्मुज से सटे ईरानी प्रांतों में 4 बार भूकंप आ चुका है। ईरान में जब जब भूकंप आया तब तक अमेरिका की ईरान में जंग हुई। हर भूकंप के बाद अमेरिका ने हमला किया, ईरान उसने उसका जवाब दिया। बीती रात भी यही हुआ। सवाल यही है कि बार बार आते भूकंप और उसके बाद की जंग और बार बार टूटते सीज फायर का राज क्या है। ईरान में बार बार भूकंप क्यों आ रहा है? ईरान की धरती बार बार कांप क्यों रही? बार बार सीज फायर क्यों टूट रहा है? अमेरिका और ईरान में बार बार युद्ध क्यों हो रहा है? भूकंप और हमलों का कनेक्शन क्या है? क्या इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है? क्या वो परमाणु षड्यंत्र है? बार बार भूकंप और अमेरिका ईरान में बार बार जंग, इन दोनों में एक बहुत ही दिलचस्प और हैरत अंगेज क्रम देखने को मिल रहा है। इस क्रम का नाम है 48 घंटे। यानी भूकंप और युद्ध 48 घंटे के अंदर होता है। पहले भूकंप आता है, इसके 48 घंटे के अंदर ही अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमले करते हैं। भूकंप और जंग का ये वो क्रम है जिसे समझने के बाद ही ईरान में जो कुछ चल रहा है उसे समझा जा सकेगा। इस थ्योरी को जानने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर अमेरिका और ईरान बार बार एक दूसरे से टकरा क्यों रहे हैं, खासकर तब जब सीज फायर है, तब जब दोनों देशों में समझौते के लिए बातचीत भी चल रही है। 5 मई 2026 को ईरान में 5 की तीव्रता वाला भूकंप आया। इसके 48 घंटे के अंदर ही अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास और केशमा आइलैंड पर हमला कर दिया। 20 मई 2026 को दक्षिणी ईरान की धरती एक बार फिर कांपी। इसके बाद अमेरिका ने फिर से हमला किया। ईरानी सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की। 9 जून 2026 की इस तारीख को ईरान में 2 जगहों पर 2 बार भूकंप आया। पहला करमन शहर में और दूसरा हॉर्मुज़गान प्रांत के सरगास शहर में। इन दोनों भूकंपों के बाद 9 और 10 जून की रात ही अमेरिका ने ईरान के हॉर्मुज़गान, करमन, अहवाज, केश्म और खर्ग आइलैंड पर भीषण हमला किया। पिछले एक महीने की हमारी पड़ताल इस बात की तस्दीक करती है कि ईरान में पहले भूकंप आता है और उसके 48 घंटे के अंदर ही अमेरिका और ईरान में जंग हो जाती है। ये जंग लंबी नहीं चलती, कुछ ही घंटों बाद तब रुक जाती है जब अमेरिका हमले कर लेता है और ईरान उसका जवाब दे देता है। तो भूकंप को लेकर अमेरिका और ईरान जो दावा कर रहे हैं वो भी परमाणु टेस्ट की आशंका को बढ़ा रहे हैं। अमेरिका का दावा है कि भूकंप का एपिसेंटर 10 किलोमीटर नीचे था। ऐसा भूकंप तब आता है जब एटमी टेस्ट होता है, जबकि ईरान का दावा है कि भूकंप का केंद्र जमीन के 22 किलोमीटर नीचे था। ईरान ये दावा कर भूकंप को प्राकृतिक घटना बता रहा है। 9 जून 2026 को ईरान के 2 प्रांतों में भूकंप आया। सबसे पहला भूकंप करमन प्रांत के फरियाब शहर में आया और दूसरा भूकंप हॉर्मुज़गान प्रांत के सरगास शहर में आया। फरियाब शहर में आए भूकंप की तीव्रता 4.9 थी, तो सरगास में आए भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 5 थी। 9 जून को जिन शहरों में भूकंप आए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के करीब। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से फरियाब की दूरी 170 किलोमीटर है, जबकि हॉर्मुज़गान प्रांत का सरगास शहर हॉर्मुज़ स्ट्रेट से 150 किलोमीटर दूर। पिछले एक महीने के दौरान ईरान में जो भूकंप आए वो ज्यादातर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के आसपास मौजूद ईरानी प्रांतों में ही आए हैं। आशंका ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास ईरान सीज फायर का फायदा उठाते हुए ही सीक्रेट तरीके से एटमी टेस्ट कर रहा है और शायद इसी वजह से ईरान की धरती बार बार कांप रही है। अमेरिकी इंटेलिजेंस को शक है कि ईरान या तो टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार बना रहा है या फिर एटम बम का परीक्षण कर रहा है। इन्हीं परीक्षणों की वजह से ईरान में बार बार भूकंप आ रहा है और ईरान एटमी हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। इस बात की आशंका तब और बढ़ गई जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास ही अमेरिका का अपाचे हेलीकॉप्टर तबाह हो गया। अमेरिका का दावा है कि उसके अटैक हेलीकॉप्टर को ईरानी सेना ने गिराया। अमेरिका ने ईरान के इसी हमले को आधार बनाकर ईरान में आधा दर्जन जगहों पर सीरियल अटैक किए। अब सवाल यही कि आखिर अमेरिकी हेलीकॉप्टर के तबाह होने और ईरान के एटमी मिशन के बीच क्या कनेक्शन है।
IRGC ग्राउंड फोर्स के कमांडर अली जहां शाही ने कहा है कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। हम निर्णायक जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने कहा है कि किसी भी तरह के युद्ध के लिए रेडी है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि जान प्यारी है तो अमेरिकी सैनिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खाली कर दें। इजरायली नागरिकों पर हमास के हमले ने बेंजामिन नेतन्याहू को अपने दुश्मनों के खिलाफ युद्ध का लाइसेंस दे दिया। अमेरिका ने सहयोगी बनकर इस युद्ध को और भी ज्यादा घातक बना दिया। हालांकि अमेरिका अब गाजा और लेबनान में युद्ध विराम चाहता है, लेकिन नेतन्याहू ने इससे इनकार कर दिया है। उल्टा इस युद्ध के जरिए इजरायल के विस्तार प्लान को जमीन पर उतार दिया है। इसके तहत ग्रेटर इजरायल मिशन को कैसे फेज वाइज चरणबद्ध तरीके से अंजाम तक पहुंचाया जाना है, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। नेतन्याहू का फरमान, कब्जे में गाजा लेबनान। इजराइल काद्स के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 को जो हुआ उससे सबक मिल चुका है। हम लेबनान, सीरिया और गाजा में बने सुरक्षा क्षेत्रों से पीछे नहीं हटेंगे। हम समझौते और रियायत के बजाय ठोस नतीजों पर काम करते हैं। जिहादी ताकतों के खिलाफ माउंट हार्मोन की चोटी, लेबनान की पहाड़ और गाजा हमारी ढाल बने रहेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल ने गाजा के बड़े क्षेत्रफल पर नियंत्रण कर लिया है। वहीं इजरायली सेना लेबनान के अंदर घुसकर लितानी नदी के किनारे तक पहुंच चुकी है। पहले कब्जे वाले क्षेत्रों को बफर जोन बनाया जाए ताकि इजराइल के दुश्मन उसके रिहायशी क्षेत्रों पर रॉकेट न दाग सके, और फिर धीरे धीरे इन बफर जोन्स में इजरायली बस्तियां बसाई जाएंगी, जिससे ये क्षेत्र कानूनी और भौगोलिक रूप से हमेशा के लिए इजराइल का हिस्सा बन जाए। और नेतन्याहू के ग्रेटर इजरायल प्लान में लेबनान, सीरिया, वेस्ट बैंक, जॉर्डन, गाजा और मिस्र का सिनाई प्रायद्वीप शामिल है। और अगर इसमें नेतन्याहू कामयाब होते हैं तो भूमध्य सागर, लाल सागर के एक हिस्से में इजरायल का नियंत्रण हो जाएगा। यानी ग्रेटर इजरायल सीधे सऊदी अरब के साथ सीमा साझा करेगा, जिसके अपने रणनीतिक फायदे हैं। पहला यह कि भूमध्य सागर के पूर्वी क्षेत्र पर इजरायल का एकाधिकार होगा। वही ईरान की निगरानी करना भी इजरायल के लिए आसान हो जाएगा। समुद्री खजाना यानी ऊर्जा संसाधनों पर इजरायल नियंत्रण कर लेगा। व्यापार मार्ग पर इजरायल की पकड़ सबसे ज्यादा मजबूत होगी। इजरायल सैन्य बढ़त के साथ अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा को भी पुख्ता कर पाएगा। इस क्षेत्र के नियंत्रण में आते ही इजराइल के हाथ खजाना लग जाएगा। भूमध्य सागर के अकूत तेल और गैस भंडार पर इजराइल का एकाधिकार हो जाएगा। इजराइल तेल और गैस का निर्यातक देश बन जाएगा और पूरे क्षेत्र में कमर्शियल फिशिंग का अधिकार भी मिल जाएगा, जिससे इजराइल के खजाने में अरबों डॉलर का मुनाफा जुड़ेगा। और गाजा के मोर्चे की बात करें तो ट्रंप ने भले ही नए गाजा का मॉडल तैयार कर लिया हो, लेकिन नेतन्याहू के प्लान में नए गाजा में फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए जगह नहीं। प्लान इजरायल के संपूर्ण नियंत्रण का है। यह मैप वर्तमान समय का है, जिसमें उत्तर गाजा, गाजा सिटी, दैर अल बला, खान यूनिस और राफा में जो लाल रंग का 60% हिस्सा दिख रहा है, इस पर इजरायल का कब्जा है। बाकी हरे रंग वाले क्षेत्र में नियंत्रण नहीं है। लेकिन अब इस कब्जे को बढ़ाकर नेतन्याहू 70% करना चाहते हैं। इस मैप में जो लाल रंग का हिस्सा दिख रहा है, वहां इजरायली सैनिक अभी मौजूद हैं। नियंत्रण के लिए यहां अब भी हमले किए जा रहे हैं और ये लक्ष्य को क्रमवार 100% तक हासिल करने की तैयारी भी है। ठीक ऐसे ही लेबनान को लेकर प्लान यह है कि इजरायल जोहरानी नदी से लितानी नदी के बीच वाले हिस्से में नियंत्रण के लिए अभियान चला रहा है। इसलिए मौजूदा सीमा को इजरायली सेना पार कर चुकी है। यही नहीं, तैयारी तायर से नकोदा तक के क्षेत्र को भी कब्जे में लेने की है, ताकि भूमध्य सागर पर संपूर्ण नियंत्रण इजरायल को मिल सके। तो इतिहास गवाह है कि बड़े युद्धों के केंद्र में अक्सर आर्थिक वजह छिपी होती है। अभी तक ईरान जंग की वजह परमाणु डर माना जाता था, लेकिन अब एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं कि क्या वाकई ट्रंप के ईरान पर हमले की वजह सिर्फ उसकी परमाणु शक्ति हासिल करने की कोशिश थी, या फिर इसके मूल में आर्थिक वजहें छिपी हैं। दरअसल कई रिपोर्ट्स इस तरफ इशारा करती हैं कि ईरान युद्ध की व्यूह रचना ट्रंप का सोचा समझा षड्यंत्र था। पर्दे के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति ने बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिलकर ऐसा प्लान तैयार किया जो अमेरिका और इजरायल के लिए शुद्ध लाभ साबित होने वाला है, और उसका ट्रेलर भी नजर आने लगा है। लेकिन युद्ध की यह व्यूह रचना क्या वाकई सिर्फ ईरान को परमाणु शक्ति हासिल करने से रोकना था, या फिर यह ट्रंप का वो षड्यंत्र था जिसके केंद्र में छिपा था दुनिया की तेल और गैस सप्लाई पर आधिपत्य हासिल करना और अमेरिका को दुनिया का सबसे बड़ा गैस तेल निर्यात देश बनाना। और अब बात मुनीर के पीओ के षड्यंत्र की करेंगे, जिसने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बगावत की चिंगारी को और भड़का दिया है।
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में जनता सड़कों पर है, गुस्सा उबाल पर है और इस बीच पाकिस्तान की सत्ता के गलियारों से एक नया खेल शुरू होने की चर्चा है। मुनीर पीओके की जनता को न्याय देने की बजाय संवैधानिक और राजनीतिक चालों के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने पीओके अंतरिम संविधान के आर्टिकल 56 को अपना हथियार बनाया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पीओके में लोकतंत्र को और कमजोर करने की तैयारी हो रही है? क्या पीओके में बगावत को कुचलने के लिए नया दांव चला जा रहा है? हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। पीओके में महंगाई से परेशान लोग, बिजली संकट से जूझते परिवार और बेरोजगारी से त्रस्त युवा सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उनकी जिंदगी कब बदलेगी। लेकिन जनता की आवाज सुनने की बजाय मुनीर कथित तौर पर एक नया राजनीतिक फॉर्मूला पीओके पर थोपने की कोशिशों में जुट गए हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने मुनीर और पाकिस्तानी सरकार को 38 मांगों का चार्टर सौंपा था। इस चार्टर में आर्थिक और प्रशासनिक सुधार शामिल है, जिसमें जेएसी की सबसे बड़ी मांग पीओके विधानसभा में 12 शरणार्थी सीटों को पूरी तरह समाप्त करने की है। ज्वाइंट एक्शन आवाम कमेटी का आरोप है कि पाकिस्तान की मुख्य राजनीतिक पार्टियां इन सीटों का इस्तेमाल मुजफ्फराबाद में अपनी मनपसंद कठपुतली सरकार बनाने में करती है। साथ ही स्थानीय लोगों के राजनीतिक अधिकारों को कमजोर करने में इसका इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही बिजली की दरों को कम करने की मांग और गेहूं और आटे पर स्थायी सब्सिडी की भी मांग ज्वाइंट एक्शन आवामी कमेटी कर रही है। पीओके में भड़की इस बगावत की आग को बुझाने और जेएसी के आंदोलनकारियों का हौसला तोड़ने के लिए मुनीर ने बातचीत के नाम पर बंद कमरों में 3 बड़े प्रस्ताव वाला दांव चला है, जिसके पीछे मुनीर का षड्यंत्र साफ झलक रहा है। ये एक तरह का जाल है जिसमें बातचीत का दिखावा भी है और बर्बादी की धमकी भी है। पहला प्रस्ताव ये है कि पाकिस्तान की सभी राजनीतिक पार्टियों का एक हाई पावर डेलीगेशन मुजफ्फराबाद भेजा जाएगा। ये डेलीगेशन वहां के स्थानीय नेताओं और ज्वाइंट एक्शन आवामी कमेटी के उन सदस्यों से बात करने का नाटक करेगा जिन्हें सरकार ने प्रतिबंधित या बैन नहीं किया है, ताकि आंदोलन में फूट डाली जा सके। दूसरा प्रस्ताव, आगामी 27 जुलाई को होने वाले आम चुनावों को अपने तय समय पर होने दिया जाए। इसके बाद नई विधानसभा के जरिए विवादित 12 शरणार्थी सीटों को घटाकर आधा यानी 6 पर कर दिए जाने का प्रस्ताव दिया गया है। वहीं तीसरा और आखिरी प्रस्ताव आर्टिकल 56 की धमकी है, जिसमें साफ कहा गया है कि अगर ज्वाइंट एक्शन आवामी कमेटी या वहां का कोई भी राजनीतिक दल इस्लामाबाद की इन शर्तों को मानने से साफ इनकार करता है तो बिना देर किए तुरंत आर्टिकल 56 को थोप दिया जाएगा। इसके बाद मुजफ्फराबाद की सत्ता की चाबी सीधे इस्लामाबाद के हाथों में चली जाएगी। अब सवाल यह है कि आखिर ये आर्टिकल 56 है क्या, जिसके जरिए पीओके की बगावत को कुचलने की तैयारी मुनीर कर रहे हैं। दरअसल आर्टिकल 56 पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अंतरिम संविधान अधिनियम 1974 का हिस्सा है, जो इस्लामाबाद के आकाओं को इतनी असीमित और क्रूर शक्ति देता है जिसकी कोई हद नहीं। इस काले कानून के तहत पाकिस्तान की सरकार के पास ये ताकत है कि वो जब चाहे पीओके में मनमानी कर सकती है। पाकिस्तान सरकार को सीधे नियंत्रण का अधिकार देती है, जिसके तहत वहां की जनता की तरफ से चुनी गई मुजफ्फराबाद सरकार को 1 मिनट में बर्खास्त कर सकती है। वहां की पूरी विधानसभा को एक झटके में भंग या फिर स्थानीय विधानसभा और सरकार की शक्तियां सीमित या निष्प्रभावी कर सकती है। और इसी के दम पर पीओके की बगावत कुचलने की कोशिश मुनीर की है, लेकिन उनका ये कदम पीओके की आवाम का गुस्सा भड़का रहा है। 9 जून से पीओके में जारी प्रदर्शन में अब तक 53 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 400 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान के संविधान का आर्टिकल 1 का क्लॉज 2D इसे अन्य माध्यमों से शामिल होने वाला क्षेत्र बताता है और आर्टिकल 257 कहता है कि जब कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ जुड़ने का फैसला करेंगे तब दोनों के संबंध तय हों। दरअसल पीओके के विधानसभा में कुल 53 सीटें हैं, 45 सामान्य सीटें हैं। इन सीटों पर सीधे जनता वोट डालकर अपने प्रतिनिधि चुनती है। 12 रिजर्व सीटें इन्हीं 45 सीटों में आती है, जिसको लेकर विवाद चल रहा है और आज